स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रीट की तैयारी, एस्टेट की तैयारी में व्यस्त होंगे या सीटेट की तैयारी में। तो एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल हमने एक सीटीपी की मैंने कल मैराथन की थी, जो एक छोटी मैराथन थी, 30-35 क्वेश्चन की थी, जो पीवाई क्विज बेस्ड थी। तो उससे पहले हम बुद्धि पढ़ रहे थे, इंटेलिजेंस। तो उसके प्रकार और उसके सिद्धांत, जैसे कि बहुविधि सिद्धांत हावर्ड गार्डन द्वारा जो दिया गया है, उसको मैंने विस्तार से समझा था। तो आज हम उसके आगे की क्लास लेके आए हैं, जो कि है बुद्धि का मापन। तो आज हम समझेंगे कि बुद्धि का मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, और उसके कुछ प्रकार हैं और उसका उपयोग, ये सभी हम आज विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जैसे कि बुद्धि के मापन की विधियां हैं यहाँ पे, तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेंगे। तो जैसे अगर हम बुद्धि मापन के इतिहास की बात करें, तो मानव जो है वो हमेशा ही अपने संगी साथियों की योग्यताओं को जानने के लिए इच्छुक रहता था। तो जैसे कभी कभी क्या होता है, अभी भी होता है, कि हम किसी से पहेली करते हैं, देखते हैं कि उसका आईक्यू लेवल कितना है या वो कहाँ तक सोचता है। तो मजाक मजाक में हम लोग पहेली पूछना या ऐसे खेल भी खेलते थे बचपन में। और अभी भी अगर हैं अपने दोस्तों के साथ, तो बीच में हो जाता है कभी कभी कि हाँ अच्छा, ये पहेली पूछ के बताओ तो जाने, और वो बताओ तो जाने। तो उसके तर्क को और उसके विचार को और उसकी सोचने की क्षमता को आंकते हैं हम पहेली के द्वारा। और पहले हम यही करते थे। तो जैसे कि अगर अब मानसिक परीक्षण का जो वर्तमान दौर है, जो 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक से शुरू हुआ, तो जैसे कि जो इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ और किसने किसने पहला परीक्षण दिया। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या है इसमें आज। तो बुद्धि के मापन की विधियाँ। तो अगर हम मानसिक एज की बात करें या मानसिक आयु की बात करें, मेंटल एज की, तो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की आयु को 2 भागों में बांटा है या अध्ययन किया है बांटकर। कौन कौन सी हैं वो 2 आयु, चलो देखते हैं। 2 भाग, माफ़ करिएगा। तो एक है तैथिक आयु, जिसे वास्तविक आयु भी कहते हैं। वास्तविक आयु मतलब जो आप जन्म लेते हैं और जो जन्म से निरंतर आपकी उम्र बढ़ती रहती है, उसे हम चोरोनोलॉजिकल एज या तैथिक आयु या वास्तविक आयु के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो है वो है आपकी मानसिक आयु, जिसे मेंटल एज कहते हैं। तो मेंटल एज भी मेरे ख्याल से जन्म से प्रारंभ हो जाती है और जो है किशोरावस्था तक डेवलप होता रहता है। वैसे तो विकास निरंतर जारी रहता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, या कह सकते हैं नहीं भी होती है। इंसान कभी भी कुछ भी सीख सकता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था तक आते आते, तो जो है हम वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे बच्चे का जन्म शुरू होता है, बच्चे का एक विकास शुरू होता है, तो वापस से हम वहीं चले जाते हैं। या कई सारे बीमारियां हैं, जैसे कि आपकी अल्जाइमर हो गई है ना, तो या डिमेंशिया हो गई, ये सारी बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं, जो कि भूलने की बीमारियां हो जाती हैं वृद्धावस्था में। तो खैर चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि तैथिक आयु मैंने बता ही दिया कि जन्म से प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती रहती है, जो कि आपकी चोरोनोलॉजिकल या कोरोनोलॉजिकल एज कहते हैं या वास्तविक एज कहते हैं। तो तैथिक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से आज तक के समय से होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 15 वर्ष 3 महीने 7 दिन आज तक हुआ है, तो उसके तहत का योग 15 वर्ष 3 महीना 7 दिन की हुई। इसी तरह की तैथिक आयु व्यक्ति की वास्तविक आयु होती है, जिसे जन्म के दिन से प्रारंभ माना जाता है। तो मैंने आपको समझा ही दिया था ऊपर। तो
आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक बार यहाँ भी फिर से आपने जान लिया तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अब अगर हम यहीं पे मानसिक आयु की बात करें तो मानसिक आयु जो कि मेंटल एज है, मानसिक आयु एक दूसरे की आयु है, दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी किया। इस संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन बिने तथा साइमन द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा किया गया। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो मान लिया जाए कि कोई बच्चा जिसकी तथ्य काव्य वास्तविक आयु जो है वो 6 साल की है, तैथिक या वास्तविक आयु, तैथिक यहाँ पे तैथिक होगा, ये गलत टाइप हो गया है, तो तैथिक या वास्तविक आयु 6 साल की है, 8 साल के बच्चे के लिए बिना बुद्धि परीक्षण जिसे इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं पर सफल हो जाता है, तो उस बच्चे को मानसिक आयु 8 साल की हो गई जबकि वास्तविक आयु 6 साल की हो गई। तो आपने बहुत सारे अपने आसपास किस्से देखे होंगे कि वो बच्चे की उम्र इतनी कम है, या यूट्यूब पे भी मैंने अभी पिछले सालों कुछ 1-2 बच्चे जो है जो प्रसिद्ध हुए थे, वायरल हुए थे, आपने देखा होगा कि उनकी उम्र तो बहुत छोटी है, मतलब हैं तो वो 7-8 साल के, लेकिन उन्हें एक जितना एक किशोर मतलब बच्चे को या एक पौड़ व्यक्ति को नॉलेज नहीं होगा जितना उनको नॉलेज होता है, तो हम उसके हिसाब से मतलब माप लेते हैं कि बच्चे की आयु तो कम है लेकिन उसकी मानसिक एज जो मेंटल एज होती है वो अधिक है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मेंटल एज के से मतलब समझ लिया होगा मेंटल एज को क्या है, जिसे बिने और साइमन द्वारा दिया गया था। इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जैसे कि इस संप्रदाय का प्रतिपादन जो है वो बिने और साइमन द्वारा किया गया था, जो कि बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंट टेस्ट पर सफल हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात थी। अब अगर हम बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वेंट की बात करें या आईक्यू की बात करें, तो बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट से ही क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा भी था, तो आ सकता है कि सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था। तो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया, परंतु इससे मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्टि नहीं मिली। 1916 में बिने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने, ठीक है, यहाँ पे भी नोट करिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कब किया था? 1916 में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन। वैसे तो बिने तथा साइमन के बुद्धि परीक्षण जो उन्होंने 1905 में बनाया था उस पर कई संशोधन हुए थे, जो उसको कई कालों में विभक्त भी किया गया था, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो है महत्वपूर्ण संशोधन जो किया गया था 1916 में किया गया था, टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो जो टर्मन ने संशोधन किया था, बुद्धि लब्धि आईक्यू के संप्रत्यय का जन्म हुआ, यहीं से संप्रत्यय का जन्म हुआ था, और बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि आईक्यू का प्रयोग होने लगा। तो मानसिक आयु मतलब पहले जो मेंटल एज शब्द का प्रयोग किया जाता था बुद्धि मापने के लिए, लेकिन जब टर्मन ने संशोधन किया तो बुद्धि लब्धि आईक्यू का प्रयोग होने लगा। हालांकि बुद्धि लब्धि के बारे में जर्मनी के विलियम स्टर्न 1912 में ही सुझाव दे रखे थे। तो बुद्धि लब्धि के बारे में जर्मनी के जो विलियम स्टर्न थे वो उन्होंने 1912 में ही, मतलब टर्मन से पहले ही उन्होंने इस पर सुझाव दिया था, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, आईक्यू जैसे बुद्धि लब्धि आईक्यू मानसिक आयु तथा तैथिक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा कर प्राप्त किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं, ये रहा इसका सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका सूत्र पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किसने दिया या। तो यहाँ पे जैसे कि ये बुद्धि लब्धि हो गया, ये आईक्यू हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका मानसिक आयु मतलब मेंटल एज, और ये आपका वास्तविक आयु मतलब कोरोनोलॉजिकल या चोरोनोलॉजिकल एज, और गुणे 100। ठीक है, तो ये इसका सूत्र है, ये ऐसे ही है, ये ऊपर नीचे मत कर दीजिएगा ध्यान से, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा ही आपसे पूछ लेते हैं कि मतलब जो है
बुद्धि आईक्यू का सूत्र क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम आगे की बात करें तो चलेंगे हम बुद्धि लब्धि के मान तथा उनके अर्थ पर। तो आइए चलते हैं कि बुद्धि लब्धि का मान क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने पूरा जो है यहाँ पे दे रखा है मान, जो कि बुद्धि को मतलब व्यक्ति को कैसे कैसे और किन किन अर्थों में विभक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो 140 साल से अधिक आईक्यू के बच्चे होते हैं, बुद्धि लब्धि के बच्चे होते हैं, उन्हें प्रतिभाशाली और जीनियस कहते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, जो सीखने में तेज, तार्किक क्षमता ज़्यादा है ना, और जो है मतलब विचार उनके उच्च होते हैं और काफ़ी पॉजिटिव पाए जाते हैं। हर चीज़ में, हर क्षेत्र में मतलब उपलब्धि हासिल करते हैं। तो ऐसे प्रतिभाशाली बालक हो जाते हैं। जैसे आप के क्लास में भी कोई प्रतिभाशाली बालक होगा तो ये होता है, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि 140 ऐसे अधिक प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो गिफ्टेड ही कहे जाएंगे। तो ये गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं जो कि प्रतिभाशाली कहे जाते हैं। इनकी जो है कुछ क्वालिटी यही है कि ये सीखने में बहुत तेज़ होते हैं। कोई भी चीज़ मतलब मिनटों में, सेकंडों में सीख जाते हैं, ठीक है। और इनकी याददाश्त वही बहुत अच्छी होती है। और अगर हम यहीं पे 120 139 की बात करें तो ये अति श्रेष्ठ होते हैं, वेरी सुपीरियर होते हैं, जो कि ये भी अच्छे ही माने जाते हैं, भी हर चीज़ में अच्छे होते हैं। और फिर अगर हम आए 110 और 119 या 110 भी कहेंगे, तो ये जो है 110 से 119 जो है सुपीरियर की श्रेणी में आते हैं। इनका सुपीरियर आईक्यू होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं, जो कि है 90 से 110 या 109, जो कि नॉर्मल बुद्धि के लोग होते हैं, जो कि इनका जो आंकड़ा होता है वो सर्वाधिक होता है। ऐसे होता है, सामान्य बुद्धि के लोग यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम मंद बुद्धि की बात करें तो मंद बुद्धि के लोग जो होते हैं 80 से 89 तक के होते हैं, जो कि मंद बुद्धि के कहे जाते हैं। ये क्या होते हैं, सीखने में थोड़ा सा इनको समय लगता है, या कह सकते हैं कि इनकी स्लो लर्निंग होती है। तो स्लो लर्निंग से आप याद रखिएगा। और ये सब के सब याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो है मल्टीपल ऑप्शन देके घुमा देते हैं, और या फिर जो है आपको कहेंगे कि सीक्वेंस वाइज लगाइए, या नाम दे देंगे, एक तरफ अर्थ दे देंगे और एक तरफ आपको आईक्यू लेवल दे देंगे और बताएंगे कि इसे किस श्रेणी का बच्चा होगा। तो ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा। इसमें से एक दो क्वेश्चन पक्का बनेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसके नीचे जाएं तो 70 से 79 या 80 सीमांत मंद बुद्धि बॉर्डर लाइन के होते हैं ये, ठीक है। और अगर और इसके नीचे जाएं तो जो 60 से 69 हैं ये मूढ़ बुद्धि के होते हैं, मोरन। और 20 से 59 तक जो होते हैं ये हीन बुद्धि, मतलब एकदम ही जिसे जड़ बुद्धि कहेंगे, होते हैं, ठीक है। इनको ये जो है दूसरों पे आश्रित होते हैं और मतलब ये खुद से कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये जो इस लेवल के लोग होते हैं, ये जो है क्या कह सकते हैं कि ये दूसरों पे आश्रित होकर जीवन व्यतीत करते हैं, और जो है इनको खुद कुछ पहनने ओढ़ने या बोलने की समझ नहीं होती है। तो ये जड़हीन बुद्धि या जड़ बुद्धि के लोग होते हैं। तो आई होप आपको बुद्धि लब्धि के मान समझ में आए होंगे। एक बारी मैं फिर से आपको रिपीट करा देती हूँ, या रिवीजन करा देती हूँ। तो जो नंबर 1 है वो 140 साल से अधिक की बुद्धि जो होती है वो प्रतिभाशाली जीनियस होते हैं। ऐसे लोग जो है बहुत ही मतलब सकारात्मक होते हैं, तीव्र जो है सीखने में बहुत ही तीव्र होते हैं। कोई भी चीज़ सेकंडों में सीखते हैं, याददाश्त बहुत अच्छी होते हैं, हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं। और जो है मतलब आईक्यू लेवल इनका 140 से अधिक होता है और हर क्षेत्र में ये उपलब्धि प्राप्त करते हैं। अब अगर हम वहीं बात करें 120 से 139, तो ये अति श्रेष्ठ होते हैं, जो कि प्रतिभाशाली की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ इनमें कमियां होती हैं जो प्रतिभाशाली के अंतर्गत पाई जाती हैं। वो इनमें थोड़ी कुछ % कह सकते नहीं, वरना ये भी बेस्ट होते हैं अपने आप अपनी फील्ड में। 110 119 की बात करें तो ये श्रेष्ठ होते हैं, सुपीरियर होते हैं। और अगर 190 माफ़ करिएगा 90 और 109 या 110 की बात करें तो सामान्य, जो कि हम सभी हैं मेरे ख्याल से।
जो प्रतिभाशाली होते हैं, तो जैसे मैं अगर कहूँ तो मैं APJ अब्दुल कलाम को प्रतिभाशाली मानती हूँ। आप क्या मानते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से तो प्रतिभाशाली व्यक्ति ही थे, जो एक गरीब परिवार में जन्मे थे, लेकिन कितना कुछ उन्होंने जीवन में अपने उपलब्धि हासिल की और एक अच्छे साइंटिस्ट भी बने। अब अगर हम यहीं बात करें 80 और 89 की, तो ये मंद दृढ़ बुद्धि के होते हैं, और अगर 70 से 79 तक तो ये सीमांत बुद्धि के होते हैं, बॉर्डर लाइन के होते हैं। जो 60 से 69 तक मूढ़ बुद्धि, और जो सबसे खतरनाक जो दूसरों पे आश्रित रहते हैं, जिनमें बिल्कुल भी, तो वो 20 से 59 तक होते हैं, जिन्हें हीन बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा, और ये नहीं याद हुआ है तो याद कर लीजिएगा। अब अगर हम 20 से या इससे कम की बात करें, मतलब इससे कम से भी पे आते हैं, तो 20 या इससे कम बुद्धि की बात करें तो ये जड़ बुद्धि होते हैं। इनको बिल्कुल भी समझ नहीं होती है, और मतलब दूसरों पे ये भी आश्रित होते हैं, और मतलब इनको क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल भी सामाजिक या मतलब समझ नहीं होती है इनका, कि कैसे क्या है और कहाँ पे कैसे क्या करना है, बिल्कुल भी। इसीलिए कहते नहीं है कि अपने आसपास हमारे लोग के मम्मी पापा ही बोल देते हैं कि ये जो है बच्चा मेरा जड़ बुद्धि है या गुस्से में कभी कह देंगे कि क्या क्या एकदम जड़ बुद्धि हो क्या, तो जड़ बुद्धि से ही याद रखिएगा, इडियट। फिर अगर हम बात करें बुद्धि के माप की, तो चलिए चलते हैं मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पे। तो कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों का जिसका प्रयोग बुद्धि मापन में अधिकतर किया जाता है निम्नलिखित है। तो जैसे कि जो हमने आगे पढ़ा भी था, नंबर 1 पे है बिने साइमन परीक्षण, जिसे बिनेट सिमोन टेस्ट भी कहते हैं या साइमन टेस्ट भी कहते हैं। इस परीक्षण का निर्माण बिने, यहाँ पे विनय हो गया है, ये विनय, ये वाले विनय हैं, यहाँ वाले विनय याद रखिएगा, तथा सिमोन ने फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी भाषा, ध्यान दीजिएगा, में 1905 में किया गया एक प्रकार का व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण है। इसमें शाब्दिक एकांश का प्रयोग किया गया, और इसका पहला संशोधन 1908 में किया गया। 1911 में इस परीक्षण का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में गोडार्ड, यहाँ पे ये गलत लिखा है, आप गोडार्ड देखिएगा, गोडार्ड, तो गोडार्ड जो है यहाँ पे गोडार्ड द्वारा किया गया था। क्या होता है कि कभी कभी हम लिखते कुछ और हैं, लेकिन वो, अगर मैंने ये देखा है, अगर वर्ड पैड का मन नहीं होगा उसको सही लिखने का, तो वो सही नहीं लिखाएगा, एक आध शब्द गलत कर ही देगा। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे आजकल टेक्नोलॉजी भी मनमानी करती है थोड़ी बहुत तो खैर ये मजाक था। कभी कभी क्या होता है कि हैंग हो जाता है, उसकी वजह से हम लिखते कुछ हैं और लिखा कुछ और जाता है, या और भी कई कारण हो सकते हैं, तो मैं बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो ये गोडार्ड द्वारा अमेरिका में किया गया था, जो इसका अंग्रेजी अनुवाद है भाषा का 1911 में। और मानसिक रूप से मंदित बच्चों की बुद्धि, ये मंदिर नहीं है, मंदित है, क्या बताएं, मंदित बच्चों की बुद्धि मापने में इसका काफ़ी उपयोग किया गया। इस परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया, जिसे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जैसे लिखा है पूरा, तो ध्यान दीजिएगा कि जो बिने तथा सिमोन या साइमन बुद्धि परीक्षण है, जो कि मैं अभी फिर से आपको एक बार रिविजन करा दे रही हूँ। तो जो बिने और, तो एक बारी आप फिर से, मतलब आपको ध्यान दिला रही हूँ ताकि आप बोले ना कि बिने साइमन परीक्षण जो है, जो कि 1905 में फ्रेंच भाषा में बनाया गया था, और ये व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण है। इसमें शाब्दिक एकांश का प्रयोग किया गया है। पहला संशोधन 8 में किया गया था। 11 में इस परीक्षण का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में गोडार्ड द्वारा अमेरिका में किया गया था, और ये मानसिक रूप से मंदित बच्चों की बुद्धि मापने में, मतलब इसका उपयोग किया गया था। लेकिन ये जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं उनके लिए भी बनाया गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप जानकारी के लिए जान लीजिए। इस परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था, जिसे स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण के भी नाम से जानते हैं। अब अगर हम दूसरे पे बात करें,
जो कि बैचलर बुद्धि परीक्षण है। बैचलर जो न्यूयॉर्क सिटी में बेलेव्यू और हॉस्पिटल या अस्पताल में काम करते थे ने बुद्धि के मापन की ओर सक्रिय योगदान किया। इन्होंने वयस्कों की बुद्धि मापने के लिए 1939 में एक मापन तैयार किया जिसका नाम बैचलर बेलेव्यू मापनी रखा गया। इस परीक्षण में 2 फॉर्म थे और दोनों फॉर्म में 10-10 उप परीक्षण थे। दोनों फॉर्म में 10-10 उप परीक्षण थे। 10 में से 5 शाब्दिक मापनी के थे और 5 क्रियात्मक मापनी के थे। इस परीक्षण का 1955 में संशोधन किया गया और इसका नाम वयस्क बुद्धि परीक्षण, ये ध्यान रख दीजिएगा कि बैचलर, यहाँ पे इंग्लिश में बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस रखा गया। तो WAIS इसका शॉर्ट होगा, तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अब इस मापनी में 11 उप परीक्षण हैं जिनमें प्रथम 6 शाब्दिक मापनी तथा 5 क्रियात्मक मापनी। इस परीक्षण द्वारा 16 से 64 साल के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो यहाँ पे 16 से 64 साल के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन किया जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि ये जो है एडल्ट इंटेलिजेंस है, तो आप इससे याद रख सकते हैं एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है। अब अगर हम वहीं बात करें आपकी शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण पे, तो जो शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है, इस तरह के इस परीक्षण का प्रयोग केवल पढ़े लिखे एवं परीक्षण की भाषा जानने वाले व्यक्तियों पर संभव है। इसमें भाषा के माध्यम के द्वारा मानसिक समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। इस परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर भाषा के माध्यम से ही देने होते हैं। शाब्दिक परीक्षण प्रायः कागज कलम प्रकार के परीक्षण या लिखित परीक्षण के होते हैं, फिर भी कभी कभी इनको मौखिक रूप में व्यक्त किया जाता है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिगत प्रकार के भी हो सकते हैं तो सामूहिक प्रकार के भी, तो व्यक्तिगत प्रकार के भी हो सकते हैं और सामूहिक। तो शाब्दिक परीक्षण जो है, जो पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाया गया था, जो कि कागज कलम परीक्षण भी कहते हैं, तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक माफ करिएगा, अगर हम अगले उसकी बात करें तो बुद्धि परीक्षण की, तो ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से अभिप्राय उन परीक्षणों से है जिनमें शब्दों या भाषा का प्रयोग न करके चित्रों व अन्य स्थूल वस्तुओं के माध्यम से समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में चित्रों या स्थल सामग्री को सहायता से प्रश्नों की रचना की जाती है। तो अशाब्दिक जो चित्र वगैरह होते थे, ठीक है, तो यहाँ पे भाषा का प्रयोग जो है, जो कि जो नहीं पढ़े लिखे थे उनके लिए बनाया गया था, ताकि जो चित्रों को देख के मतलब समझ सकें। तो वहाँ पे भाषा का प्रयोग नहीं होता था क्योंकि वो पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो चित्र देख के मतलब उनको या चित्रों के माध्यम से या स्थूल वस्तुओं के माध्यम से समस्याएं प्रस्तुत की जाती थी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में चित्रों या स्थल सामग्री की सहायता से प्रश्नों की रचना की जाती थी तथा परीक्षार्थी को सही चित्र या वस्तु छांटकर अथवा कुछ क्रिया करके अपने उत्तर को व्यक्त करना होता है। इस परीक्षण के बुद्धि परीक्षण निसंदेह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण प्रकार के भी हो सकते थे अथवा सामूहिक। तो जैसे कि शाब्दिक था वो व्यक्तिगत प्रकार का भी था और सामूहिक भी था, इसी तरह शाब्दिक भी था। शाब्दिक जो था वो पढ़े लिखे लोगों के लिए बनाया गया था, जो कि भाषा के माध्यम से प्रश्न या कागज़ कलम के माध्यम से प्रश्न उत्तर किए जाते थे। और जो अशाब्दिक परीक्षण था वो मतलब जो नहीं पढ़े लिखे थे उनके लिए बनाया गया था, जो कि भाषा का प्रयोग ना करके चित्रों व अन्य जो स्थूल वस्तुएं होती थी जो प्रत्यक्ष रूप से देखी जा सके, उनके माध्यम से समस्याएं प्रस्तुत की जाती थी और जो है उनके माध्यम से प्रश्न किए जाते थे। ठीक है। तो अशाब्दिक और शाब्दिक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ प्रीति इनसाइड एकेडमी को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट में बताएं कि क्लास कैसी लग रही है आपको और क्या कमी है जिसमें सुधार किया जा सकता है। अब अगर हम बुद्धि के उपयोग की बात करें, तो अगर हम बुद्धि परीक्षण के उपयोग की बात करें तो यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बुद्धि परीक्षणों का हर क्षेत्र में उपयोग होता है। तो एक जो है आपका शैक्षिक उपयोग में आपने अगर बीएड किया होगा, डीएलएड में मुझे जानकारी नहीं है कि मतलब परीक्षण होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर मैं बीएड मैंने भी किया है तो बीएड की बात करूँ तो बीएड में कराए जाते हैं मतलब टेस्ट जो है
वो आपको एक प्रश्न उत्तर भी दिया जाता है, उसके माध्यम से आपका आईक्यू लेवल, आपके अंदर क्रिएटिव लेवल मतलब क्रिएटिव कैपेसिटी ज़्यादा है या आईक्यू ज़्यादा है, तो वो लॉजिकल ज़्यादा है, लॉजिकल कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसके लिए भी उपयोग किया जाता है। और जो है कई परीक्षण कराए जाते हैं, जो कि एक मिरर वाला भी होता होगा, आपने किया होगा पेन पेंसिल वाला प्रयोग, तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे शैक्षिक उपयोग की अगर हम बात करें तो जैसे किसी विद्यार्थी की रुचि या विद्यार्थी का जो एक निगेटिव पॉइंट है, मतलब दुर्बल, जिसमें कि किसमें किस छात्र को मतलब निर्देशन देने की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में जो है मतलब नहीं आवश्यकता है, तो इन सब चीज़ों का पता कराने के लिए या बच्चे की रुचि किस में है या पाठ विषयों के चयन के लिए या छात्रों को प्रवेश देने के लिए, तो छात्रों का वर्गीकरण मतलब करने के लिए कि जैसे कि प्रत्येक बच्चा एक समान नहीं होता, तो इन सभी के लिए जो है वो शैक्षिक उपयोग में उपयोग करते हैं या किया जाता है बुद्धि का। अब अगर हम व्यावसायिक उपयोग में बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी आर्मी सामान्य योग्यता परीक्षण, जैसे कि आर्मी बीटा परीक्षण या आर्मी अल्फा, जो हमने अभी शाब्दिक और शाब्दिक पढ़ा, तो ये मैं आपको बताना भूल गई थी, तो आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ यहाँ जानकारी मैं आपको बता दे रही हूँ, तो जो शाब्दिक परीक्षण होता है तो उसे आर्मी जो है आर्मी अल्फ़ा, अल्फ़ा से मतलब याद रखिएगा, अल्फ़ा से वर्ड होते हैं ना, तो आर्मी अल्फ़ा परीक्षण जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो बीटा होता है वो गैर पढ़े लिखे लोगों के लिए कराया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक और जानकारी आपको मिल गई। तो व्यावसायिक परीक्षण इसीलिए मतलब सामान्य योग्यता परीक्षण का विकास किया गया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, जैसे बोला नहीं कि आर्मी बीटा और आर्मी अल्फ़ा परीक्षण का। तो इसमें जो है मतलब अगर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के लिए सैनिकों तथा अधिकारियों को चयन करने के लिए भी किया गया था, और विभिन्न रोजगारों, व्यवसायों तथा नौकरियों के लिए उपयुक्त व्यक्ति या कर्मचारी छांटने के कार्य में बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि समझ में आ ही गया होगा कि अपने अपने मापदंड होते हैं कि मतलब ये इस कार्य के लिए उपयोगी है या मतलब योग्य है या नहीं है, तो उसके हिसाब से व्यावसायिक उपयोग या बुद्धि परीक्षण का उपयोग करते हैं व्यावसायिक उपयोग में। अब अगर हम वहीं बात करें नैदानिक उपयोग की, तो नैदानिक उपयोग में जैसे कि मतलब बालकों की बुद्धि का ज्ञान करके उनकी शैक्षिक प्रगति, समायोजन तथा अधिगम आदि को अच्छी तरह से संचालित किया जाता है। वस्तुतः शैक्षिक समस्याओं की पहचान तथा उनके निदान तथा मानसिक स्वास्थ्य को आगे बनाए रखने के प्रयास करने से पूर्व यह जानना जरूरी हो जाता है कि समस्या की मूल जड़ें कहाँ स्थित हैं। तो जो मूल जड़ें हैं उनका पता लगा के उनका निवारण किया जाता है, तो इसीलिए नैदानिक उपयोग में भी बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अब अगर हम रिसर्च यूज में अगर कि रिसर्च यूज की बात करें या अनुसंधान उपयोग की बात करें, तो जैसे कि रिसर्च के क्षेत्र में अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बुद्धि परीक्षण, जैसे कि कोई बुद्धि पे रिसर्च करता है, तो कोई क्या मतलब किस पे रिसर्च करता है, क्रिएटिविटी पे, तो कई तरह के रिसर्च होते हैं जो एक तरह से नहीं होते, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। तो मतलब वो हर क्षेत्र में ज्ञान बुद्धि के सिद्धांतों का जो प्रतिपादन है, वो मतलब क्रियाओं था या अनुसंधान कार्यों में बुद्धिमापन के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा बुद्धि को प्रभावित करने वाले या बुद्धि से प्रभावित होने वाले कारकों से भी संबंधित अनुसंधान कार्यों में बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। तो अनुसंधान उपयोग में तो भाई बुद्धि परीक्षण तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो शैक्षिक उपयोग, व्यावसायिक उपयोग सब में मतलब नैदानिक उपयोग सब में महत्वपूर्ण है ही। अगर हम व्यवहारिक उपयोग की बात करें तो मानव के व्यवहारिक जीवन में भी बुद्धि परीक्षण का उपयोग मतलब उपयोगी भूमिका अदा कर सकते हैं। व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं के आधार पर उन्हें वस्तुनिष्ठ ढंग से उच्च बुद्धि, समान बुद्धि या मंद बुद्धि, जैसे कि आगे मैंने मान इसके पढ़े ही थे, कुछ वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के व्यवहार तथा पारिवारिक, सामाजिक व विद्यालयी समायोजन तथा उत्तरदायित्व को देने के लिए भी यह जरूरी होता है। तो व्यवहारिक उपयोग जैसे कि अगर एक सामान्य जीवन जीना है तो या असामान्य है या सामान्य है, तो इन सब बातों का पता लगाने के लिए बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो ये रहे हमारे बुद्धि परीक्षण के उपयोग, जो कि शैक्षिक, व्यावसायिक और नैदानिक और अनुसंधान और व्यवहारिक उपयोग में किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आई होप आपको
ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्रीति इनसाइट एकेडमी मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि मतलब जो है कौन सी बुद्धि के हैं आप, मतलब आपका आईक्यू लेवल कितना है, आप प्रतिभाशाली हैं जो 140 से अधिक है, या सामान्य है जो कि 190 से 110 के बीच है। तो आप बताइएगा कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, आपको मतलब आप में कितनी कैपेसिटी है, आप चीज़ों को देर में सीखते हैं, आप तेज़ी से सीखते हैं। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ाई निरंतर जारी रखिए और पॉजिटिव रहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।